अगले दिन ताई ने मुझे फ़ोन किया। मैं ताई के घर जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद हम ताई के घर पहुँचे। नौकरानी मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। ताई ड्राइंग रूम में बैठी थी। उन्हें बेहद परिष्कृत कपड़े पहनने का शौक था। मैं सायरा के बारे में जानता था कि वह सरफराज भाई को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। ताई, एक बात बताओ। मैंने तब अपना स्वर बदल दिया। अब तक शैली बहुत आदरणीय रही है, लेकिन उस समय मेरा लहजा थोड़ा सख्त था। ताई ने मेरी ओर देखा और बोली, हाँ पूछें, कौन है ये गुरनी, इसके बारे में कुछ डिटेल बताओ। एक पल के लिए ताई के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा। यह आश्चर्य केवल मेरे स्वर के कारण था। उसने मुझे चुपचाप देखा और फिर बोली, अभी तुम नहीं समझोगे शिहाब। जब आपको उनका समर्थन मिलेगा तो आप जीवन भर मुझसे प्रार्थना करेंगे कि मैंने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए अच्छे लोग तरसते हैं और इस काम से नहीं गुजर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि लोग मेरे मुंह से निकले शब्दों को अपनी आस्था मान लेते हैं और आप मेरे अपने भतीजे होने के नाते मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रिय महोदय, क्या आप अर्शम के घर में मेरे साथ घटी घटनाओं से अवगत हैं? हाँ, पहले तो आपने यह नहीं बताया कि गुरनी कौन है और फिर वहाँ क्या हुआ। अगर आप जानते हैं तो कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। साहब, आप नहीं समझते कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आपके विरोधी आपके खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं और हर जगह पैर फैला रहे हैं। गुरनी वास्तव में इस दुनिया का प्राणी है, लेकिन हम में से एक नहीं है। आप मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं? तुम उससे शादी करो और सब कुछ भूल जाओ, जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम जीवन भर ताहिरा खानम की प्रार्थना करोगे। संसार में जो कुछ तुम चाहोगे वह सब तुम्हें मिलेगा, रत्न और धन के ढेर। और जब तुम्हारे पास ये सब होंगे और तब मुझे उनकी आवश्यकता होगी और तुम खुशी खुशी वे सब मुझे दे दोगे। आपने गुरनी की बेटी को मार डाला है और वह मर रही है और आपके पास उससे शादी करने का एकमात्र उपाय है। ताई जान, तू उस दिन गुरनी के साथ थी जब तू मेरे घर में थी, जबकि तूने ये भी कहा था कि तू उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। देखिए, मेरी पूरी जिंदगी में मुझसे कभी किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए। आपको ये समझना चाहिए कि कुछ रहस्यमयी घटनाएं मेरे जीवन से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं और मैंने कभी किसी को इतना ऑफर नहीं किया, और यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि गुरनी के लिए भी है। वहाँ कुछ लोगों ने, जिनमें आपकी दादी भी शामिल हैं, मेरे और मेरे परिचितों के खिलाफ मोर्चा बना लिया है। यह इत्तेफाक की बात है कि आप निशाने पर आ गए और फिर आपके साथ एक ऐसा काम किया गया जो दर्दनाक है। मेरी बात मानो और गुरनी से शादी कर लो और सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारी सारी सुख सुविधाओं के लिए उत्तरदायी हूँ, और यदि तुम नहीं करोगे तो वह तुम्हारे पीछे आएगी। उसके दिल में बदले की भावना भी है, लेकिन आपकी माँ उसे आपके खिलाफ कोई भी पूरी प्रतिक्रिया दिखाने से रोकती है। एक एक करके सारे किरदार आपके सामने आ गए हैं। आपने एक बुद्धिमानी की बात कही जो आपने किसी और को नहीं बताई, और वह आपके लिए अच्छा था। अन्यथा जिस किसी को भी इन स्थितियों के बारे में पता चल जाएगा, वह उन लोगों का शिकार होता रहेगा जो दूसरी पार्टी के हैं और उनके गुरनी के हैं। ये बहुत खतरनाक होगा। अगर आप मुझसे मिलते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में और क्या कहा जा सकता है। मैंने कहा कि मुझे अभी भी नहीं पता कि गुरनी की उत्पत्ति क्या है। ताई कहने लगी कि यह तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम उससे विवाह करोगी। अब तुम जाओ, क्योंकि इससे अधिक समय किसी को नहीं दिया जाता। विचार करें और मुझे बताएं, अन्यथा स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वह ये है कि मैं एक जिद्दी आदमी हूं और मैं किसी गुरनी से शादी नहीं करूंगा, वे जिस भी रूप में प्रकट होते हैं। ये कहकर मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे से बाहर चला गया। मैं सचमुच गुस्से में था। गुरनी से शादी करो, गुरनी से शादी करो। ताई नहीं जानती कि वह अपने बारे में क्या सोचती है। मैं बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया और कैसर खान ने गाड़ी स्टार्ट की और चला दी। कैसर खान, कब्रिस्तान चलना है। अच्छा जी, कैसर खान ने कहा। थोड़ी देर बाद हम कब्रिस्तान पहुंचे। मैंने कब्रिस्तान के गेट के पास एक दुकान से अगरबत्ती, माचिस और फूल खरीदे। उसके बाद हम मुर्शिद की कब्र पर पहुंचे। कब्र पर कुछ पंछी बैठे थे। जैसे ही हम पास पहुंचे, पक्षी उड़ गए और सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र पड़ी वह कब्र पर एक सफ़ेद वस्तु थी। कैसर खान ने भी देखा और झुककर उसे उठा लिया। यह एक उपहार था।
उसने ताबीज मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, सर यह आपके लिए है। स्वप्नावस्था में मुर्शिद ने मुझे जिन 2 ताबीज़ों के बारे में बताया था उनकी याद आ गई, लेकिन बाद में गुरनी और खुरातून आदि ने उन ताबीज़ों को मुझसे छीन लिया। हमने कब्र साफ की और फूल डाले। अगर वे दिया जलाते हैं और उसके बाद फातिहा पढ़ते हैं और घर वापस चले जाते हैं। ये बड़ा मज़े की बात थी कि एक ओर तो मेरी विरोधी रहस्यमय शक्तियाँ मेरे विरुद्ध कार्य कर रही थीं और दूसरी ओर मेरी रक्षा करने वाली शक्तियाँ बढ़ती जा रही थीं। रास्ते में सन्नाटा पसर गया और मुझे ताई की बातें याद आ गईं। गुरनी अच्छी है, जो भी थी, लेकिन ताई खुद क्या थी? ताई उन मिट्टी के जीवों में से एक थी, लेकिन अब अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि गुरनी का संबंध जरूर दिग्गजों से है। ये बहुत अजीब था। जब मन बिखर जाता था तो एक सुखद छाप उसे ताज़ा करने के लिए काफ़ी होती थी और यही अनुभूति अर्जुमंद का विचार था। मैंने आंखें बंद की और अर्जुमंद की कल्पना करने लगा। फिर सुमनाबाद के घर के गेट से कार घुसी तो मैं चौंक गया। कैसर खां ने गाड़ी नियत स्थान पर रोक दी। घर में कुछ खास नहीं था। किसी ने मुझसे कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा और समय हमेशा की तरह बीत गया। मामा और दानिया के चेहरे के भावों में एक स्थायी अवसाद जम गया था। पापा तो इस दुनिया से जा ही चुके थे, लेकिन सरफराज भाई की बेरुखी ने उनके दिल को एक और झटका दे दिया था। रात में मैं इन सब घटनाओं के बारे में सोचने लगा। सही मायने में किसी की स्थिति को अंतिम स्थिति नहीं कहा जा सकता है। जीवन और समय के उतार चढ़ाव चल रहे थे। बहरीन में बिताया गया समय प्रकृति में अलग था। पापा और सरफराज भाई काम कर रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से आनंद ले रहा था और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने यात्रा के दौरान अपने लेखन को अलग रखा। पापा खो गए और मैं यहाँ आ गया। परिवार के सदस्य मिलते हैं और विभिन्न पात्रों का पता चलता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। फिर पापा के देहांत की खबर आई और तब से लेकर अब तक की घटनाएं 2 खुशहाल अवस्थाएं थीं। एक तो इतनी दौलत और संपत्ति का मालिक होना,